गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली आपका प्यारा सा सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफलाइन मोड से अब आपको ऑनलाइन मोड पे भी मिलेगा। जो जो सब्जेक्ट्स जो जो क्लासेस आपको ऑफलाइन पढ़ाई जा रही थी वो सारे सब्जेक्ट्स अब आपको ऑनलाइन भी मिल पाएंगे। बेसिकली ये सब बच्चों की डिमांड पर ऑनलाइन स्टार्ट किया है इस चैनल के माध्यम से। आपको 11 12 फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, अच्छे से लेक्चर दिए जाएंगे आपको, और इन शॉर्ट टाइम में मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स के थ्रू आपको टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। और जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको एक लाइव सेशन के थ्रू न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए जाएंगे, डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे, और यहीं पर आपको 9 10 की मैथ्स और साइंस प्रॉपर सारे चैप्टर्स क्लियर कराए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे चैनल के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं माई सेल्फ नवीन, और मैं 2011 से इस इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन मोड से रन कर रहा हूँ। और आज बहुत सारी डिमांड थी बच्चों की, कह सकते हैं कि बहुत सारी नीड्स भी थी कि कुछ ऐसे डाउट्स होते थे जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाते थे, दोबारा हम नहीं समझा पाते थे एक ही टाइम में, तो उसको हम अब YouTube के इस चैनल के माध्यम से क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होंगे, अभी हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा फिजिक्स आप जानते हैं कि फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं एक साइंस का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने और आपने भी जब साइंस पहले पढ़ी होगी तो छोटी क्लासेस में एनवायरमेंटल साइंस के फॉर्म में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और अब 9th से आने के बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को प्रॉपर पढ़ते हैं। 11th में आके क्या होता है, ये सब सेपरेट हो जाते हैं सब्जेक्ट, फिजिक्स अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाता है, स्पेसिफाई कर दिया जाता है सब। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस बुक को आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेटिव बनेंगे तभी हम अपने कंटेंट को क्लियर कर पाएंगे। तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और आप जानते हैं कि फिजिक्स को अगर मैं किसी एक ही सेंटेंस में क्लियर करूं तो फिजिक्स इज अ नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। फिजिक्स या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। अगर आपसे कोई भी इसका इंट्रो लेता है कि फिजिक्स में आप क्या स्टडी करते हैं, फिजिक्स होती क्या है, तो आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं इट इज अ नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। कि जो भी हम अपने पूरे यूनिवर्स में नेचुरल फिजिकल फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को बाद में लेते हुए सबसे पहले आप लोगों ने 9th में केपलर्स लॉ पढ़ा था, आपने उसमें पढ़ा था कि द होल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड अर्थ, कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे इलेप्टिकल ऑर्बिट में एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन करते हैं। तो ये भी एक फिजिक्स है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा स्विच ऑन करने पर सारे अप्लायंसेस बंद होते हैं, ऑफ करने पर स्विच ऑन करने पर सारे अप्लायंसेस वर्किंग हो जाते हैं, और ऑफ करने पर बंद हो जाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि फैन की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज ही क्यों होती है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं होती है, या फिर इसकी जो स्पीड है वो किस डिवाइस पर डिपेंड करती है। यहाँ तक कि हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारी फ्रीक्वेंसी, वॉइस फ्रीक्वेंसी भी फिजिक्स पर डिपेंड करती है। हमारा वॉक करना किसी भी सरफेस पर, हमारी बॉडी का बैलेंस रहना, अगर मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ तो ये ग्रेविटेशन फोर्स पर डिपेंड करता है। तो ये सब हमारा फिजिक्स का कंसेप्चुअल कंटेंट होता है जो हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो कुल मिला के हमारे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली वो सब फिजिक्स पर डिपेंड करती हैं। तो फिजिक्स को अगर हम थ्योरेटिकली ना लेकर के अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर लेंगे तो फिजिक्स बहुत इजी है। बच्चों का कहना होता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती है, डेरिवेशन या फिर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आती है। ऐसा तब होता है जब फिजिक्स को थ्योरेटिकली किताबी भाषा ज्यादा रटने पर फिजिक्स के टॉपिक्स को समझा नहीं जा सकता। तो उसी तरीके से आपको सबसे पहले फिजिक्स को समझना होगा। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ नेचुरल फिजिकल फिनोमेना। हमारी प्रकृति, हमारे नेचर के अंदर जितने भी अप्स डाउन जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो सब फिजिक्स को रिलेट करती है। और फिजिक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लास 12, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा इस यूनिट के अंदर आप लोग दो चैप्टर स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड सेकंड चैप्टर आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।
ये दो चैप्टर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपने अभी फिजिक्स को समझ लिया होगा, उससे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, कि इस वर्ड से इस यूनिट को क्यों बनाया गया और इस यूनिट के अंदर ये चैप्टर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। अब आपका कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो इसका भी एक लॉजिक है जो आपको बताया जाएगा। इस लॉजिक को आपको अच्छे से समझना होगा, जिस बेस पर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, आपकी भी 12th की बहुत स्टूडेंट्स की जर्नी स्टार्ट हुई होगी, तो इस जर्नी को स्मूथली लेते हुए, विदाउट प्रेशर लेते हुए कॉन्सेप्चुअल जर्नी बनाते हैं। अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखेंगे तो हमारी 12th क्लास में स्कोर अच्छा होगा। और स्पेशली जो बच्चे नीट जेईई कर रहे हैं, साथ साथ नीट जेईई के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे इंपॉर्टेंट जो नीट जेईई में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्ड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टैटिक, ये वर्ड जो मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक से मिलकर बना है। और देखो, अभी जो हम पढ़ेंगे इसी इलेक्ट्रॉन को चार्ज फॉर्म में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ना होगा। जो टीचर्स को बताना चाहिए कि चार्ज सिर्फ एक एनर्जी नहीं है, उससे पहले हम इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म में पढ़ चुके हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कहा जाने लगा, ये भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट होना या फिर स्टेबल होना किसी भी कंडक्टर पर। अगर किसी भी कंडक्टर पर चार्ज या इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेट में होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन हम लोग स्टडी करते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज आर रेस्ट ऑन कंडक्टर is called electrostatic, is called electrostatic. This is the main introduction of electrostatic. अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक को किसी के भी सामने इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन को डिफाइन करना होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का स्टैटिक होना कंडक्टर पे, आपको ये भी समझना होगा कि कंडक्टर्स पर ही क्यों इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो एटम में होते हैं और एटम कंडक्टर में भी होता है, इंसुलेटर में भी होता है। मतलब ईच एंड एवरी बॉडी मेड बाय द एटम। हम खुद अगर बात करें तो हम खुद किससे कंस्ट्रक्ट किए हैं, एटम से कंस्ट्रक्ट हुए हैं। तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेसिकली हम लोग सिर्फ कंडक्टर पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं। कंडक्टर में ऐसा क्या स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर होते हैं, या रेस्ट के बाद जो दूसरी स्टेट हम पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर में, मोशन, जहां पर हमें करंट मिलेगा। तो इसी कंडक्टर में हमें करंट क्यों मिलेगा, मतलब मेटल के ही कंडक्टर क्यों कहा जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन को समझने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को। आप सब जानते हैं कि एटम, अगर दुनिया में आज वायरस से पहले अगर किसी कंट्री के पास कोई पावर होती तो वो न्यूक्लियर पावर होती थी। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी, मोस्ट पावरफुल एनर्जी। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, क्या होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है। यही प्रोटॉन न्यूक्लियस का मेन पावरफुल स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि अगर हमारे बॉडी का लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है, तो पूरी बॉडी हमारी अनस्टेबल हो जाती है, अनस्ट्रेंथफुल हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी एटम को स्टेबल करना है तो उससे पहले उसके न्यूक्लियस को हमें स्टेबल करना होता है। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है, ये अलग-अलग मेटल के अलग-अलग न्यूक्लियस के अंदर अलग-अलग प्रोटॉन पाए जाते हैं। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एक प्रोटॉन होता है, हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स, उन सभी के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो डिफरेंट पाए जाएंगे। और न्यूक्लियस के बाहर आपको इलेक्ट्रॉन्स, वैसे तो अब जो आप स्टडी करते हैं मॉडर्न साइंस के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स ऑर्बिटल में मिले थे। लेकिन क्यों मिले थे आपको पहले वो समझना होगा। सबसे पहले ये बताया गया था, रिसर्च ने ये बताया था कि न्यूक्लियस के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक रैंडमली मोशन करते हैं, जिनकी कोई फिक्स डायरेक्शन, कोई फिक्स पाथ नहीं होता है। और सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एनर्जी के अलग-अलग पैकेट के एनर्जी लेवल के थ्रू यहाँ पर मोशन करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स के वजह से न्यूक्लियस पर अटैक कर रहे थे, और उस अटैक की वजह से न्यूक्लियस का डिफ्यूज हो जाने की पॉसिबिलिटी थी। उस पॉसिबिलिटी की वजह से न्यूक्लियस डिफ्यूज होगा तो एटम ऑटोमेटिक डिफ्यूज होगा। तो ऑब्जर्व क्या किया गया कि वो फोर्स एक ऐसा फोर्स था जो दुनिया की हर बॉडी पर लगता है। अगर हम बात करें अपनी खुद की बॉडी की, तो जितनी भी शेपलेस या शेपफुल बॉडी होती है सभी पर एक सेंट्रल पीटल फोर्स नाम का फोर्स होता है। उस फोर्स को कोई खत्म नहीं कर सकता।
अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस एटम का ये सेंटर पार्ट है और सेंटर पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन्स इस पर अटैक कर रहे हैं और इस अटैक की वजह से लॉस किसका होगा? न्यूक्लियस का लॉस होगा। इसलिए हमने क्या करना था कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस फोर्स को तो हम डिफ्यूज कर नहीं सकते हैं, मतलब इसको हम बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया कि अगर इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा सेंट्रीपिटल जो यहाँ पर आ रहा है, हमने क्या करना था, इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया, जहां से आपको ये फर्स्ट यूनिट मिली। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इस सेंट्रीपिटल फोर्स के यहाँ पर लगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने 11th में पढ़ा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर पे अप्लाई होता है बॉडी के, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सिस पर अप्लाई होता है बॉडी के। तो यहाँ इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया, क्योंकि अगर हम इस फोर्स को कम करेंगे तो ये तो फिर भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कांटेक्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन, अगर ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाएगा। तो हमने उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग इस फोर्स को अप्लाई करना है जिस अमाउंट का यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है, और उस फोर्स के अकॉर्डिंग जब हम इस पर अप्लाई होगा तो ये अपनी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा। इस रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल कब हुआ? अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी के बेस पर ये फोर्स लगाया गया, जिस वजह से सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी एक फिक्स ऑर्बिटल मिल पाए। हमने देखा कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितने पास थी उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल ज्यादा था, और जैसे जैसे ये ऑर्बिटल दूर जाने लगी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम होने लगा। देखा गया कि जो ऑर्बिटल जितना दूर है न्यूक्लियस से उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना ही फ्री स्टेट में है, इतने फ्री स्टेट में है किसी सोर्स के थ्रू अपने आप को स्विच कर जाएंगे। तो बेसिकली देखा गया ये ऐसा हर मेटल के एटम में हो रहा था और एटम के आउटर मोस्ट शेल में हो रहा था। अब हम क्या कर सकते थे कि ये पॉसिबिलिटी हमने इंसुलेटर में भी देखी, लेकिन वहां ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो एसी और डीसी के कांटेक्ट में आए और अपने आप को स्विच कर जाए। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ मेटल के एटम में पाई गई, जिस वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जब किसी सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं एसी या डीसी, तो वो अपने आप को मूव कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, और इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को या इसी मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर आज ये पॉसिबिलिटी मेटल एटम की भी नहीं होती तो आज जो अप्लायंसेस हम यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं था। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम चार्ज फॉर्म में फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। जो आपको पता होना चाहिए कि यही इलेक्ट्रॉन जब चार्ज फॉर्म में स्टडी करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव टाइप में पढ़ाएंगे, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज में पढ़ाएंगे, इन्हीं की प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, इनकी पोजीशन स्टडी करेंगे। ये सब कुछ जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ेंगे कि चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स लगता है, उसमें कितना मैग्नीट्यूड होता है, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक, बहुत ही अच्छे कंटेंट हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में हम लोगों को पढ़ने हैं, जो आपके बोर्ड के लिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। इन छोटे टॉपिक को हम छोटी वीडियोस के थ्रू आपको देंगे ताकि आप उसको इजीली एक्सेप्ट कर सकें, अच्छे से कैप्चर कर सकें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप लेक्चर लेंगे उसको आपको सेल्फ नोट्स में खुद से प्रिपेयर करते चलना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो, या फिर हमारा जो लाइव सेशन होगा उसमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो बच्चा हमारे सेंटर तक पहुंच सकता है वो हमारे सेंटर पर आकर के भी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली उन बच्चों को बताया जा रहा है जो बच्चे अभी हमारे पास तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनके जो टॉपिक छूट चुके हैं वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा कि इस यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम चार्ज स्टडी करेंगे, वो चार्ज वही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में मिलेंगे जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में मिलते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज फॉर्म में स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में यूजफुल होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ चार्ज जो पढ़ने वाले हैं वो वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी इस चैप्टर में हमें रेस्ट फॉर्म में स्टडी करने हैं, मोशन में स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन्स का रेस्ट पर होना है। इन दो चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन रेस्ट स्टेट में पढ़ेंगे, कमिंग चैप्टर में यही इलेक्ट्रॉन्स यही चार्ज जब मोशन करेगा तो हम लोग अपने करंट चैप्टर पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगी वो वीडियो हमारे इस चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टी पे होगी, बेसिक टाइप पर होगी। उसके बाद हम 1 बाय 1 कूलम्ब्स लॉ स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बाद क्वांटाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स, कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।